किसी ने खूब कहा है, एकता में शक्ति है, सहयोग में प्रगति है। और इसी प्रगति की राह पर आज हम नीति आयोग और सहकारी संघवाद पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये विषय आप जानते हैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी अहम है और सामान्य जानकारी के लिए भी ये दिलचस्प रहेगा। हमारी ये बातचीत द हिंदू में छपे विश्लेषण पर आधारित है। तो हुआ यह है कि हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई। विषय था विकसित राज्य विकसित भारत एट 2047। मकसद तो साफ था, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को पाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मतलब और मजबूत करना। तो इस बैठक में खास क्या निकला, राज्यों की तरफ से क्या बातें सामने आईं, कुछ अहम मुद्दे? हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ दिलचस्प चीजें हुई। राज्यों ने अपनी अपनी जरूरतें और मांगे रखी। जैसे तमिलनाडु ने कहा कि भाई केंद्रीय करों में उन्हें अभी जो 41% मिलता है वो काफी नहीं है, उसे 50% किया जाए। 50%? हाँ, उनका तर्क था कि जीएसटी आने के बाद उनके अपने कमाई के स्रोत कम हो गए हैं और साथ ही उन्होंने कावेरी नदी की सफाई के लिए भी एक मिशन की बात उठाई। अच्छा, और पंजाब? पंजाब ने यमुना के पानी में अपने हक का मुद्दा उठाया और सीमा पार से जो नशीली दवाओं की तस्करी होती है उसे रोकने और सुरक्षा के लिए केंद्र से वित्तीय मदद मांगी। ये तो राज्यों की अपनी जरूरतें हुई। हाँ, और क्या हुआ बैठक में? इसके अलावा व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया गया। राज्यों से कहा गया कि वे निवेश के रास्ते में जो भी ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं उनको कम करें, जो पुराने कानून अब काम के नहीं रहे उन्हें हटाएं। मतलब माहौल को निवेशक अनुकूल बनाना। बिल्कुल, ऐसा माहौल बने कि निवेशक आसानी से आ सकें। नीति आयोग को एक क्या कहते हैं निवेश अनुकूल चार्टर बनाने को भी कहा गया है ताकि दुनिया भर से निवेश आ सके। और सुरक्षा पर भी बात हुई? हाँ, सुरक्षा तैयारियों पर बात हुई। सीमा पार घुसपैठ रोकने के लिए कोई पहल है शायद, ऑपरेशन सिंदूर नाम से, उस पर सहमति बनी। अच्छा, और छत्तीसगढ़ का 3T मॉडल, वो क्या था? हाँ, छत्तीसगढ़ ने अपना 3T मॉडल पेश किया। टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव। इसके दम पर अगले 5 सालों में वो अपनी जीएसडीपी को 2 गुना करना चाहते हैं और प्रति व्यक्ति आय को 10 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं। ये उनका लक्ष्य है। काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बिल्कुल। और सतत विकास, बेहतर शहरी नियोजन और महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी फोकस रहा। ठीक है, ये तो बैठक की बातें हुई। अब थोड़ा समझते हैं कि इस पूरी तस्वीर में मतलब सहकारी संघवाद में नीति आयोग की भूमिका असल में है क्या? वो कैसे इस सहयोग को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारने में मदद करता है? देखिए, नीति आयोग कई तरह से काम करता है। एक तो ये, जैसा आपने कहा, सहकारी संघवाद को तो बढ़ावा देता ही है, साथ में प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी। प्रतिस्पर्धी संघवाद वो कैसे? वो ऐसे कि ये अलग अलग सूचकांक मतलब इंडेक्स निकालता है, जैसे राज्यों का वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है या पानी प्रबंधन में कौन सा राज्य बेहतर कर रहा है। हाँ, ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में क्या प्रगति है। अच्छा, तो इससे राज्यों में एक होड़ लगती है। हाँ, एक तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनती है कि वे एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एडीपी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो 112 पिछड़े जिलों वाला कार्यक्रम। बिल्कुल, उसमें देश के सबसे पिछड़े जिलों के विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, ये केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। राज्यों की जो स्थानीय जरूरतें हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनको राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ता है। इसने योजना आयोग वाली भूमिका छोड़ दी है, मतलब सीधा फंड बांटने वाली। अब ये एक नीति सलाहकार की भूमिका में ज्यादा है। ये राज्यों को अपने यहाँ राज्य परिवर्तन संस्थान यानी SITS बनाने में भी मदद कर रहा है। ये एक तरह से राज्य स्तर पर नीति आयोग के जैसे थिंक टैंक होंगे। और डिजिटल पहलू? डिजिटल बदलाव पर भी इसका काफी जोर है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन AIM, जिसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खुल रही हैं। हाँ, ATL लैब्स। और राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP, जो डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर जाहिर है सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। राह में चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं, और कई हैं। शायद सबसे बड़ी है संवाद की कमी। संवाद की कमी मतलब ये कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक साल में बस एक बार होती है और जीएसटी परिषद की बैठकें भी नियमित नहीं होती। तो होता यह है कि मिलकर समाधान ढूंढने के बजाय राज्य अपनी अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। इससे कई बार नीतियां अटक जाती हैं। ये तो दिक्कत है। फिर एक और मुद्दा है
केंद्र का कई बार राज्यों पर अपनी नीतियां थोपने का आरोप लगता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे तमिलनाडु ने जब नई शिक्षा नीति का विरोध किया था, तो ये आरोप लगा कि केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाला अपना हिस्सा, मतलब फंड, रोक दिया। अब ये सहयोग की भावना के तो खिलाफ जाता है ना। वही बात है। और करों का बंटवारा यानी टैक्स डिवोल्यूशन, वो एक बहुत बड़ा और लगातार बना रहने वाला मुद्दा है। हाँ, वो 50% हिस्से वाली मांग। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा, राज्य 50% हिस्से की मांग कर रहे हैं, खासकर जीएसटी आने के बाद। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो केंद्र के टैक्स पूल में ज्यादा योगदान करते हैं, उन्हें लगता है उन्हें वापस कम मिलता है। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उन्हें उनके योगदान के हिसाब से वापस कम मिलता है। वहीं बिहार, यूपी जैसे कुछ राज्य अनुदान पर ज्यादा निर्भर हैं। इससे राज्यों के बीच एक वित्तीय असंतुलन, एक असमानता बढ़ती है। और राज्यों के आपसी विवाद? हाँ, वो भी एक बड़ी चुनौती है। पानी को लेकर, सीमाओं को लेकर, जैसे तमिलनाडु कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद या पंजाब हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा, ये सब सहकारी संघवाद की राह में रोड़े अटकाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? आगे कैसे बढ़ें? कैसे इस सहकारी ढांचे को मजबूत किया जाए और इन चुनौतियों से निपटा जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो संस्थागत ढांचे हैं उन्हें मजबूत करना होगा। नीति आयोग और जीएसटी परिषद की नियमित बैठकें हों, ये बहुत जरूरी है। अंतर्राज्य परिषद, जो पिछले काफी समय से ज्यादा सक्रिय नहीं रही है, उसे फिर से एक्टिवेट करना होगा ताकि संवाद बना रहे, विवाद सुलझ सकें। और संसाधनों का बंटवारा? हाँ, संसाधनों का बंटवारा ज्यादा न्यायपूर्ण होना चाहिए। शायद राज्यों को टैक्स का ज्यादा हिस्सा देकर या फिर प्रदर्शन के आधार पर अनुदान देकर। मतलब जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल, और राज्यों के बीच आपसी साझेदारी भी बढ़ानी होगी। जो विकसित राज्य हैं वो पिछड़े राज्यों की मदद कर सकते हैं। किस तरह की मदद? कई तरह से, जैसे औद्योगिक गलियारे बनाने में साथ मिलकर काम करें, कौशल विकास में मदद करें, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में निवेश के जरिए। पानी के बंटवारे के लिए एक नई राष्ट्रीय जल नीति की जरूरत है। शायद जल नीति 2.0 कह सकते हैं, जिसमें बाध्यकारी समझौते हों। और लंबी अवधि की योजना? हाँ, वो सबसे जरूरी है। केंद्र और राज्यों को मिलकर विकसित भारत एट 2047 के लिए एक साझा नजरिया और एक लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। सबको साथ लेकर चलना होगा। तो कुल मिलाके इस पूरी चर्चा से क्या सार निकलता है? नीति आयोग की 10वीं बैठक एक तरह से आईना है जिसमें हमें प्रगति भी दिखती है और चुनौतियां भी। बिल्कुल सही कहा। टीम इंडिया की जो भावना है वो तभी मजबूत होगी जब वित्तीय बंटवारा निष्पक्ष हो, संवाद लगातार होता रहे और शासन में राजनीति कम से कम हावी हो। अगर 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाना है तो इन कमियों को, इन चुनौतियों को दूर करना ही होगा। कोई और रास्ता नहीं है। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या राज्यों को ज्यादा वित्तीय स्वायत्ता, मतलब ज्यादा पैसे का अधिकार देने से वाकई क्षेत्रीय असमानताएं कम होंगी, या इससे अमीर और गरीब राज्यों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा के लिए, जो द हिंदू के विश्लेषण पर आधारित थी, बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई प्रश्न है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।